नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स के फंडे बाई विवेक पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन छात्रों की समस्याओं के बारे में जो छात्र जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो लोग अपीयर होने वाले हैं। उन छात्रों को इस अंतिम समय में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, किस चीज़ का रिवीजन कर लेना चाहिए, किस चीज़ का जस्ट प्रैक्टिस करके छोड़ देना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आज का जो डिस्कशन है हम लोगों का, ये मेनली हम लोग इसको कंस्ट्रेंट रखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट पर कि फिजिक्स में क्या करना चाहिए इस अंतिम समय में। अभी जस्ट आपके एग्ज़ाम का मुश्किल से 10-12 दिन और बचा हुआ है, क्योंकि 24 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इस 10-12 दिनों में फिजिक्स में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें जेईई मेंस में, तो जेईई मेंस के एग्ज़ाम में फिजिक्स में आप लोगों ने विगत वर्षों भी देखा होगा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर बच्चे फिजिक्स में कैसा स्कोर कर रहे हैं, किस स्कोर पे उनका क्या परसेंटाइल आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि फिजिक्स आजकल स्कोरिंग हो गया है। जैसे कभी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता था पहले के जो जेईई के एग्ज़ाम होते थे, वैसे ही फिजिक्स भी आजकल बहुत स्कोरिंग हो गया है। लड़के आराम से जो है 90 इवन 95 नंबर भी 100 में स्कोर कर ले रहे हैं बहुत ईजिली फिजिक्स में। तो आराम से अगर कोई बच्चा है बहुत ही एवरेज है और वो चाहता है कि 70, 75, 80 के आसपास स्कोर करना फिजिक्स में, तो बहुत आराम से स्कोर कर सकता है। कुछ बेसिक जो लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखकर वो आराम से कर सकता है। फिजिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे फिजिक्स को हम लोग इस अंतिम मोमेंट में कैसे हम लोग फिजिक्स में तैयारी करें, तो इस तैयारी को हम लोग 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, फिजिक्स को देख सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको इस अंतिम समय में जिनमें कुछ करने का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है। उन चैप्टर्स को अगर ऑलरेडी आप अच्छे से उसको आपने प्रिपेयर किया है, उसमें कंफर्टेबल हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का, इवन सम टाइम डिफ़िकल्ट भी आता है, इजी आता है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या उसमें रिवीजन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर जो बच्चे ऐसे हैं कि जो इन चैप्टर्स में कंफर्टेबल नहीं है या इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ही उनका क्लियर नहीं है, तो इस अंतिम मोमेंट में भी वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इन चैप्टर्स को। उनको कहीं ना कहीं इसको स्किप करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हैं और उसको आपने पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी, प्रैक्टिस होने के बाद भी उनके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसको आप जस्ट केवल प्रैक्टिस के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी जो बचा हुआ 10-12 दिन है उसमें 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद अगर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप अभी तक चाहे पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, लेकिन वो इतने आसान चैप्टर हैं, वो इतने कम समय में आप उसको कर सकते हैं कि उसको छोड़ना मेरे अनुसार एक मूर्खता टाइप से कहा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान चैप्टर हैं, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हैं तो उसको आराम से आप अभी भी पढ़ करके, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर हैं, छोटे भी हैं, तो आराम से आपके पास टाइम है कि शायद उन चैप्टर्स को आप 1 या 2 दिन में भी पूरा पढ़ सकते हैं। और उन चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी लेवल के ही प्रॉब्लम्स होते हैं, या इवन ये कहें कि जो भी आप कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं अगर उतना भी पढ़े हैं, बहुत बेसिक प्रैक्टिस भी है उसमें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन प्रॉब्लम्स को आप कर लेंगे। तो ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग अभी पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से उन चैप्टर में कंफ्यूज हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको वो सब सारी चीज़ें अब आप उसको दोबारा या अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे उन ऐसे चैप्टर में आपको केवल बेसिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये मेनली जो चैप्टर हैं आपके मैकेनिक्स वाले चैप्टर हैं, जिसमें आपका आ जाएगा 1D, 2D,
डायनेमिक्स, जिसको आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसी में आपका एनर्जी मोमेंटम, और रोटेशन, ये सब वो चैप्टर हैं एसएचएम, या एसएचएम को अभी इसमें नहीं रखते हैं, लेकिन ये सब वो चैप्टर हैं जो अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको अच्छा खासा, मतलब आप कितना भी सीरियसली इन चैप्टर्स को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा से इतने 10-12 दिन में इनके कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे और इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर इसमें ऑलरेडी आपकी तैयारी है, आप ऑलरेडी इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लियर हैं और इनके प्रॉब्लम्स आप कर पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का इस लास्ट मोमेंट में कोई स्कोप बचा नहीं है। आप इसमें जस्ट क्या कर सकते हैं कि बेसिक जो है इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको जिसमें भी थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं यार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, जिसमें आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, तो उनका जस्ट बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें अगर आपको नहीं आता है, अगर ये सारे चैप्टर्स ये सब क्लियर नहीं है, तो फिर आपको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। इसको आप स्टार्ट से इस मोमेंट पे करना बहुत डिफिकल्ट है। शायद अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप इन सब चैप्टर में कंफ्यूज हैं या इसको लेकर के आप श्योर नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है आपका अप्रैल में, उसके लिए छोड़ सकते हैं। उसमें शायद थोड़ा सा आप 1 महीना 1.5 महीना टाइम दे करके इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही चैप्टर आपका है एसएचएम भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्मोडायनेमिक्स भी है। ये सब वो चैप्टर है, इनको भी अगर आप क्लियर नहीं हैं कॉन्सेप्ट लेकर के, इनके भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो इनको भी आप दोबारा सोचेंगे कि या स्टार्ट से सोचेंगे इसको हम कर लें कंप्लीट, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन सारे चैप्टर्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जस्ट बेसिक प्रैक्टिस करिए, और अगर इसमें आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर ये सारे चैप्टर्स आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स तो इससे बहुत अच्छे खासे आने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं तैयार है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, आपने पहले भी उन पे प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सेट्स हैं उनको आपने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ साथ उसमें हर 2 दिन पे, तीसरे दिन पे उसमें रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो जनरली लड़के भूल जाते हैं। तो वो सब चीज़ आपके दिमाग में रहे रेगुलरली, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट्स के भी रिवीजन की ज़रूरत होती है। मतलब वो चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही, प्लस उसमें थोड़ा सा रिवीजन की भी ज़रूरत महसूस होती है। उस चैप्टर में मैं एसएचएम को भी रखूँगा। एसएचएम में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली एंगुलर एसएचएम वाला जो पार्ट है, या कुछ और भी बहुत सारे इसमें ऐसे पार्ट्स हैं जिसका जनरली लोग फार्मूला भूल जाते हैं, या तो भूल जाते हैं तो उसको डेराइव वगैरह करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा मोड़ा रिवीजन एसएचएम वगैरह का करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपका रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे फार्मूला वगैरह है या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि रिवीजन मांगता है आपसे। तो 1 दिन 2 दिन पे इनके मतलब प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका वेव है, वेव वाला भी जो चैप्टर है, इसमें भी चूँकि बहुत सारे बच्चे जब सीरियस नहीं पढ़े होते हैं तो चीज़ें भूलती हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो प्रैक्टिस तो आप करिए ही, थोड़ा सा ज़रूर कभी कभी 1 दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करिए। ठीक है, मतलब बिना रिवीजन के आप इनके मॉक टेस्ट वगैरह में भी आप बैठते हैं तो थोड़ा सा एक चांसेस होगा कि शायद कुछ चीज़ें जो फार्मूला वगैरह की वजह से या कभी कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपका मिस हो सकता है। तो ये तो रही बात उन चैप्टर्स की जो आप पहले से अगर जानते हैं तो उनको बेसिक प्रैक्टिस के थ्रू, या अगर आप पहले से जानते भी हैं तो बेसिक प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत बना सकते हैं आने वाले एग्जाम को लेकर के। लेकिन
कुछ चैप्टर फिजिक्स में ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, और वो आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो उसको अब से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सबसे मैं जो चैप्टर्स का नाम लिखूंगा उसमें से एक चैप्टर आपका है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आप आज तक पढ़े हों या ना पढ़े हों, इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़े भी हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको हार्डली 30 मिनट्स से 60 मिनट का समय लगेगा। जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं ईएम वेव के अंदर, जैसे कि ईएम वेव के प्रोपोगेशन से लेकर के इसमें ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो डायरेक्शन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, फिर वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, या कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है, ईएम वेव का डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, ईएम वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसको लेकर के प्रॉब्लम कई बार पूछता है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इसको अगर आज तक भी आप नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे एक सवाल मिलना तय है, और इसको पढ़ने में 30 से 60 मिनट का आपको समय लगेगा। आप एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो भी अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं तो, और इसको पढ़ने के लिए आपको कोई भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इवन एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं, या अगर कोई नोट्स अगर आपके पास अच्छा है, कोई स्टडी मटेरियल इस टाइप का, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जिसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, तो और छोटे छोटे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसको भी छोड़ना मेरे ख्याल से मूर्खता कही जाएगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इससे 2 सवाल 3 सवाल भी कभी कभी जो है मॉडर्न फिजिक्स वाले सेक्शन से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें मैटर वेव वाला जो पार्ट है, मैटर वेव में एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू h/p वाला, इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन आता है मैटर वेव से, तो इसको आप बिल्कुल ना छोड़ें। जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एटम केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से लेके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एटम से पूछे जाते हैं। तो ये भी अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और ये एकदम आसान सा चैप्टर है, इसको भी अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसको भी जरूर देख लीजिए, और अदर जो मॉडर्न फिजिक्स की चीज़ें हैं उसको भी आप जरूर देख लें। और ये वो सब, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये वो सारे चैप्टर हैं जो आप नहीं भी पढ़े हैं अभी तक, तो भी इसको आप आराम से जो है एक नए तरीके से इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो एक चैप्टर है जो आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लें, उसको जरूर रिवाइज कर लें, अगर पढ़ भी चुके हैं तो भी, वो है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी वो चैप्टर, उन चैप्टर्स में से हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेमीकंडक्टर को आराम से 3 से 4 घंटे में पढ़ करके इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में जो पीएन जंक्शन डायोड है, पहले तो जो बेसिक बातें हैं सेमीकंडक्टर में, जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप एन टाइप ये सब क्या होता है, बैलेंस बैंड, आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है, तो कैसे जो है कंडक्टिविटी वगैरह टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर की वैरी करती है, तो वो सारी चीज़ें, पीएन जंक्शन वगैरह है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है, और फिर इसमें अदर जो आपके जो फोटो डायोड्स हैं, स्पेशल डायोड्स, या आपके एलईडी वगैरह है, इन सब सारी चीज़ों को आप ज़रूर रिवाइज कर लें। और इसमें एक जो जीनर डायोड है उसको भी आप देख लें कि क्या होता है, उसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप कैसे यूज करते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप देख लें। और लॉजिक गेट जो है इसमें, लॉजिक गेट, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। लॉजिक गेट बहुत आसान होता है, ठीक है, तो आप अभी भी अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं या छोड़ दिए हैं या इवन पढ़े भी हैं तो भी इसको जरूर आप रिवाइज करके जाइए। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ईएम वेव, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर वाला, ये बहुत
समझिए कि आप इस पूरे 2 दिन के अंदर चाहें तो, अगर आप कभी मतलब जीवन में आप नहीं पढ़े हैं तो भी 2 दिन के अंदर ये सारा चीज़ आप नए तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इससे प्रॉब्लम्स आएंगे वो एकदम बेसिक प्रॉब्लम होंगे। और 2 दिन के अंदर इसको पढ़ करके आप आराम से, मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली जो है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आप 5-6 क्वेश्चन भी इतने से ही आपको देखने को मिल जाए। तो आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको डेली रिवीजन के साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें। और अगर सीबीटी मोड में आप दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होना है, तो अगर मॉक टेस्ट आपका सीबीटी मोड में अगर डेली एक हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। या अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं कि एक एक दिन का ब्रेक दे करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे किसी दिन आपने मॉक दिया, फिर बीच में आपने ब्रेक लिया, तो ब्रेक वाले दिन आपने जो मॉक दिया था उसमें आपकी क्या गलतियां थी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिन दूसरा मॉक दिया, फिर तीसरे दिन। तो अगर आप ऐसे करते चलते हैं तो भी आपका 6 से 7 मॉक आराम से हो जाएगा। और आप 6 से 7 मॉक में जनरली आप चाहें तो अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर नहीं सॉल्व किया है तो शायद उन्हीं लास्ट ईयर के पेपर्स को ही एज अ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और अगर सीबीटी मोड में आप दे पाते हैं तो और भी सुंदर होगा। तो आप देखेंगे कि उसी के आसपास सारे क्वेश्चन, जैसा कि जनरली मैं 3-4 सालों का आप देखेंगे लास्ट ईयर का, तो सेम टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपने फिजिक्स की तैयारी को, जो आने वाले 10-12 दिन बाद जो जेईई मेंस का एग्जाम है, उसको बेहतर बना सकते हैं।